सबसे पहले छोटा सा परिचय। नाम मनीष बेनीवाल, श्री गंगानगर राजस्थान से बिलोंग करता हूं और एमएसटी ब्लॉकचेन के साथ में जो मेरी जर्नी की शुरुआत हुई वो 6 जनवरी 2025 को हुई। मेरे पुराने मित्र मिस्टर चंदन दास जी के द्वारा आसाम से मुझे एक मैसेज आया एमएसटी ब्लॉकचेन के लिए और साथ ही उनका कॉल भी आया। मैं मैसेज उनके पढ़ ही रहा था और कुछ ऐसी चीज थी मैसेज के अंदर जो मुझे बहुत क्लिक की और कुछ जिज्ञासाएं जगी। उनका कॉल आया तो जिज्ञासाएं उनसे कुछ शांत की और उसके बाद में अगले 2 घंटे मैंने थोड़ा रिसर्च की एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर और मेरी जितनी पिछले 28-30 साल की जो भी कसौटियां थी उनके ऊपर एमएसटी ब्लॉकचेन को मैंने खरा पाया और लगभग 2 बजे मुझे ये मैसेज मिला था। 4:30 बजे मैंने पहला फ्रैक्शन खरीद के एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर अपनी जर्नी की शुरुआत कर दी थी और आज जो कारवां जो बढ़ता बढ़ता लगभग 20,000 प्लस जो है वो कारवां हो चुका है। तो दोस्तों एमएसटी ब्लॉकचेन को इतना इमीडिएटली इतना प्रॉम्प्ट जो है वो मैंने एक्शन रिएक्शन क्यों लिया, उसके पीछे रीजन जो है तो उसकी न्यूज जो है 2013, 14, 15, 16, 17 के जमाने में पड़ चुकी थी क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मैं कम्युनिटी बिल्डिंग के सेक्टर में था। बहुत सारी नई चीजें जो है हम लोगों को इंट्रोड्यूस होती रहती हैं मार्केट में और उसी में से एक थी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट। सबसे पहले ब्लॉकचेन का नाम, सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी का नाम 2012 अंदर मैंने अपना पहला बिटकॉइन जो है जेपे एक्सचेंज के अंदर अकाउंट बना के क्रिप्टो करेंसी स्टोर करना शुरू किया था और उसके बाद में बहुत बार सरकारी नियमों की अड़चन की वजह से यहाँ से काफी बार अड़चनें आई और बार बार जो है जितनी भी क्रिप्टो करेंसी स्टोर की थी उनको सेल करके वापस एक बार एग्जिट होना पड़ा। तो कई बड़े मौके हाथ से जो है वो निकले। बात करूं 2015 की, 30 जुलाई 2015 आर्टिकल्स जो है वो जेपे के ऊपर भी रीड करते रहते थे और 30 जुलाई 2015 को एक घटना हुई। इथेरियम नाम की ब्लॉकचेन जो है वो लॉन्च हुई स्विट्जरलैंड के जूक शहर से और उसके बारे में काफी दिनों से जो है वो चर्चाएं चल रही थी। इंटरनेट के ऊपर लगातार टच में थे और इथेरियम जब आया तो इथेरियम को भी जो है वो स्टोर करना शुरू किया और इथेरियम को भी वही हुआ कि इथेरियम, बिटकॉइन या उस टाइम की जितनी भी और भी जो कॉइन्स थे 7-8-10, बहुत ज्यादा भी नहीं थी बाढ़ है आज की तरह, लेकिन उनमें से काफी सारे कॉइन इकट्ठे किए हुए थे और फिर जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है वो सपोर्टिव माहौल नहीं था उस टाइम तक और एक सरकारी आदेश की वजह से जेपे ने अपना जो है वो एक्सचेंज का कारोबार जो था वो यहाँ से स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट करने का निर्णय लिया और हम सबको बोला गया कि आप अपनी क्रिप्टो करेंसी जो है यहाँ से निकाल लीजिए और तब जो है वो फिर से एक बार अपनी क्रिप्टो करेंसी वहां से विड्रॉ करके उसको आईएनआर में तब्दील कर लिया और बाद में जो है जो शुरुआती दौर में ब्लॉकचेन के कॉइन इकट्ठे किए थे उनको बहुत ज्यादा ग्रो करते हुए देखा और बाद में ऐसी लिमिट पे पहुंच गए कि जो है वो परचेज कर पाना भी मुश्किल था, एक कॉइन भी परचेज कर पाना मुश्किल था। तो ये सिनेरियो जो है वो फिर से ना हो, इसलिए जैसे ही एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में पता चला, एमएसटी ब्लॉकचेन को थोरोली रीड किया क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें आती हैं लेकिन जैसे कहते हैं कि एवरीथिंग दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, इसलिए जो है बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। और इस मामले में जो
उसके आधार पे जितनी पहली खुद की नॉलेज थी उसके आधार पे जो है एमएसटी ब्लॉकचेन को अच्छी तरह से चेक किया और इस जर्नी की शुरुआत की 6 जनवरी 2025 में। आज जो है वो बहुत अच्छी कम्युनिटी यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है, बहुत नई नई चीजें आने जा रही हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन को जैसा सोचा था वैसा पाया। एमएसटी ब्लॉकचेन जिस दिशा में बढ़ना चाहिए उस दिशा में निरंतर बढ़ रहा है और हम सबका भविष्य यहाँ पे उज्जवल नजर आता है। तो यहाँ पे हम बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर भी बात करेंगे और बहुत सारी ऐसी यूनिक फीचर्स जो सिर्फ हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन के साथ ही हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ में शेयर कर लेता हूं 1 मिनट। पुनीत जी, राज सर, मेरी स्क्रीन शेयर होने लग गई है क्या? एक बार। यस, क्लियर है। ओके सर, थैंक यू। तो साथियों, हम बात कर रहे थे एमएसटी ब्लॉकचेन की। तो एमएसटी ब्लॉकचेन जो है वो इंडिया की पहली लेयर 1 ब्लॉकचेन है। इससे पहले जो प्रोमिनेंट ब्लॉकचेन जो जानी पहचानी ब्लॉकचेन है जिसको भी इंडिया के डेवलपर्स ने डेवलप किया है, पॉलीगन ब्लॉकचेन, लेकिन वो लेयर 2 ब्लॉकचेन थी। मैंने अपने पिछले सेशन में आपको जो है डिफरेंट थर्ड पार्टी वेबसाइट से डिफरेंट जो है वो अलग एंगल से भी आपको ये चीजें मैंने दिखाई हैं। और इंडिया की पहली लेयर 1 ब्लॉकचेन, इस चीज को आप जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं एआई के थ्रू, गूगल के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू। इंडिया की पहली लेयर 1 ब्लॉकचेन का जो है सम्मान हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन को प्राप्त है। और लेयर 1 ब्लॉकचेन एक बेसिक फाउंडेशन ब्लॉकचेन होती है जिसके ऊपर कितनी भी बुलंद इमारत जो है वो खड़ी की जा सकती है। तो दुनिया भर के अंदर जो है वो बहुत कम लेयर ब्लॉकचेन्स हैं और लेयर 1 ब्लॉकचेन्स में भी बहुत कम ऐसी ब्लॉकचेन्स हैं जो कुछ नाम रखती हैं। तो उन प्रमुख नामों में से एक नाम जो है वो हमारा भी धीरे धीरे बनता जा रहा है। एरिया के अंदर जो है वो एमएसटी ब्लॉकचेन का प्रचार प्रसार जो है ऑलरेडी काफी हो चुका है, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, और अब धीरे धीरे आउट ऑफ इंडिया भी जो है हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन का प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया है। तो ये जो हमारी लेयर 1 ब्लॉकचेन है, एमएसटी ब्लॉकचेन, और दूसरी जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं, पहले एक छोटा सा ओवरव्यू जो है और एक नया फैक्ट जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं जो खुद मैंने ही एनालाइज किया है कि जैसे जैसे समय बीता इतिहास से आज तक का, उसमें हर नई क्रांति के साथ में, हर नई आविष्कार के साथ में करेंसी का स्वरूप भी बदलता आया है। तो यहाँ पे बात करें जो डाटा स्टोरेज, खासतौर से डाटा स्टोरेज की जो तकनीक है, उनके साथ साथ जो है वो करेंसी का भी स्वरूप बदलता आया है। यानी सबसे पहले पुराने जमाने में हम बात करें कि सबसे पहले होता था बार्टर सिस्टम, उसके बाद में लोगों ने जो है वो थोड़ा थोड़ा अक्षर ज्ञान जब हुआ तो पत्थरों पे या ताम्र पत्रों पे लिखना शुरू किया, डाटा स्टोर करना शुरू किया, और उसी के साथ में जो है वो करेंसी जो आई वो भी धातु के ऊपर बनी हुई करेंसी, सोने चांदी तांबा। उसके बाद में लिखने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए कागज का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, और उसके बाद में हम पेपर करेंसी को देखते हैं। उसके बाद में डाटा स्टोर करने के लिए जो है, यानी कि कागज की बजाय, बही खातों के बजाय कंप्यूटर्स आ गए, और हमने जो है वो डिजिटल करेंसी का भी चलन देखा।
डिजिटल करेंसी यानी कि हम जो अभी यूपीआई के थ्रू, पेटीएम के थ्रू जो भी पेमेंट ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो सारी की सारी एक तरीके से हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं, फिजिकल ट्रांजैक्शंस की बजाय। लेकिन वो भी क्रिप्टो करेंसीज नहीं होती हैं, वो भी सिर्फ डिजिटल अंक हैं, एक से दूसरे को हम भेजते हैं। उसके बाद में डाटा स्टोर करने का जो सबसे लेटेस्ट मीडियम, ब्लॉकचेन एक्चुअल में डाटा स्टोर करने का मीडियम ही होती है। सेफेस्ट तरीके से, क्रिप्टोग्राफिक तरीके से, इनक्रिप्टेड वे में डाटा स्टोर होता है, छोटे छोटे ब्लॉक्स में स्टोर होता है, और जो छोटे छोटे ब्लॉक्स एक चेन से जुड़े रहते हैं, और इस तरह से ब्लॉकचेन जो है वो सबसे सिक्योर मीडियम होता है किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए। इसलिए अभी हर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी कंपनी, सभी अपने डाटा स्टोरेज के लिए जो है वो ब्लॉकचेन को अपनाना शुरू कर चुकी हैं। चाहे वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हो, चाहे प्राइवेट कंपनीज का अपना डाटा स्टोरेज करने के लिए उपयोग हो, हर जगह जो है ब्लॉकचेन का अपने को उपयोग जो है देखने को मिलना शुरू हो गया है। हमारी बच्चे जो पढ़ते हैं, सीबीएसई का जो रिजल्ट है पिछले 3 साल से भी ज्यादा समय से, 10th और 12th के बोर्ड का रिजल्ट भी जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर अपलोड होता है। गवर्नमेंट, हम सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग की डेट्स का डाटा जो है वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर अपलोड होता है। बहुत सारी अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो भी ब्लॉकचेन को अपनाना शुरू कर चुकी हैं, और कई जगह लैंड रिकॉर्ड्स, कई जगह एफआईआर, कई जगह डिफरेंट और भी डाटा जो है ब्लॉकचेन के ऊपर ही स्टोर होता है। और ये जो डाटा होता है वो इनक्रिप्टेड होता है, क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म में होता है। और जैसे मैंने बताया कि हर बार डाटा स्टोरेज की तकनीक के बदलाव के साथ में करेंसी में भी बदलाव जो है वो होता है। ये मेरा खुद का एनालिसिस है, ये आपको चीज इंटरनेट पे भी कहीं नहीं मिलेगी। और तो डाटा स्टोरेज करने की जब नई तकनीक आई ब्लॉकचेन, उसके साथ जो है वो एक नई करेंसी का भी उद्भव हो गया, जिसको हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। पहली बार जो प्रोमिनेंट ब्लॉकचेन बिटकॉइन सतोशी नाकामोटो ने बनाई, और उसके साथ में पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का भी आगमन हुआ। 2008 की वैश्विक मंदी के बाद में, बैंकों के ध्वस्त होने के बाद में इस चीज की जरूरत महसूस हो रही थी कि ऐसा जो है एक डिसेंट्रलाइज्ड, विकेंद्रीकृत सिस्टम होना चाहिए पेमेंट्स के आदान प्रदान का, जिसके अंदर बैंक जैसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी का कोई यूज नहीं हो, उनका कोई चेक नहीं हो, उनकी कोई जरूरत नहीं हो। P2P यानी लोग एक दूसरे को आसानी से पेमेंट आदान प्रदान कर सके, लेकिन उसका रिकॉर्ड भी सेफ हो, आम जनता उसको देख सके, यानी पब्लिक ब्लॉकचेन, पब्लिक लेजर। ब्लॉकचेन के अंदर जो भी डाटा स्टोर होता है, और खासतौर से पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर, वो पब्लिकली लाइव होता है। उनकी एक्सप्लोरर वेबसाइट के ऊपर हम ईच एंड एवरीथिंग जो है वहां पे देख सकते हैं। हम किसी बैंक का डाटा रिकॉर्ड नहीं देख सकते, हम सिर्फ अपना ज्यादा से ज्यादा अकाउंट का जो है वो एक्सेस हमें मिलता है, या पासबुक में एंट्री करते हैं हम, या ऑनलाइन जो है अपना बैंक की एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ खुद का देख सकते हैं रिकॉर्ड। लेकिन ईच एंड एवरी पर्सन कि हमने किसी को कुछ पैसे भेजे, उसने आगे कहाँ इस्तेमाल किया, उसने आगे कहाँ भेजे, वो हमें नहीं पता होता, नहीं देख सकते। या सामने वाले को जिसको हमने भेजा है उसका अकाउंट नंबर पता है, लेकिन उसके अकाउंट में बैलेंस कितना है वो हम नहीं देख सकते। लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर आपने किसी को कोई भी ट्रांजैक्शन की, उसके एड्रेस पे कुछ भेजा, तो उसके एड्रेस के ऊपर ऑलरेडी कितना बैलेंस है, वहां पे आपका ट्रांजैक्शन पहुंचा नहीं पहुंचा, वो भी क्लियरली आप देख सकते हैं। बैंकिंग में भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को पेमेंट ट्रांसफर करते हैं और सामने वाला कहता है कि मेरे पास में पेमेंट आई नहीं है, और हम उसको कहते हैं कि एक बार दोबारा चेक कर ले, बैंक जाके पता करके आप, मेरे पास से तो जो है यहाँ से डेबिट हो चुका है, तेरे पास में क्रेडिट हुआ है नहीं हुआ है, एक बार फिर से चेक कर ले। कई बार ऐसी चीजें जो है वो होती हैं, और लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो क्लियरली आप जो है उसको हैश भेज सकते हो, ट्रांजैक्शन हैश
भेज सकते हो कि ये मेरे पास से भी जा चुका है, तेरे पास में भी आ चुका है, और ये बैलेंस तेरे वहां पे शो कर रहा है, लास्ट ट्रांजेक्शन ये तेरे अकाउंट में शो कर रहा है। यानी इतना ट्रांसपेरेंसी जो है वो आ जाती है ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजेक्शन के मामले में। तो हम बात कर रहे थे कि जब एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में मुझे पता चला, तो मेरा जितना भी ब्लॉकचेन का एक्सपीरियंस था उसके आधार पे भी जो है मैंने इस चीजों को चेक किया, और इसकी एक्सप्लोरर वेबसाइट को चेक किया, इसके टेस्ट नेट को, इसके मेन नेट को, इसके पीछे की सारी टेक्नोलॉजी को, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसके पीछे कौन सी कंपनी है, सारी चीजों को वेरीफाई किया। और कुछ अमेजिंग फैक्ट जो मुझे पहली बार ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर या क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर जो है वो देखने को मिले थे, वो थे यहाँ पे कि यहाँ सबसे पहली बात जो है वो आईएनआर के अंदर, फिएट करेंसी के अंदर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए और जीएसटी और टीडीएस के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कोई ब्लॉकचेन या कोई क्रिप्टो करेंसी सेक्टर के अंदर कोई नई चीज या नई ब्लॉकचेन जो आ रही है, और जिसका जो एक वर्चुअल डिजिटल एसेट वीडीए यानी कि फ्रैक्शंस, एक वैलिडेटर बनने का मौका इतना आसान किसी ब्लॉकचेन के अंदर, क्योंकि पहले की जो भी ब्लॉकचेन जब जब भी आई थी उनमें जो भी वैलिडेटर बनने का मौका था वो बहुत ही टिपिकल था, इन्वेस्टमेंट भी हाई था। अगर आप जाके सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, भले ही आप एआई पे सर्च करें, चैट जीपीटी, ग्रॉक, किसी भी एआई के ऊपर आप सर्च करेंगे कि किसी ब्लॉकचेन का वैलिडेटर कैसा बना जा सकता है, और तब आपको लगेगा कि हम एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर कितनी आसानी से जो है यहाँ पे वैलिडेटर प्रोग्राम के अंदर शामिल होते हैं। किसी भी ब्लॉकचेन का वैलिडेटर बनने के लिए जो है वो सबसे पहले तो हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, फिजिकल आपको जो है वो रिसोर्सेज चाहिए, हार्डवेयर सेटअप चाहिए, सॉफ्टवेयर की नॉलेज चाहिए, लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज चाहिए, बहुत सारा जो है वो आपको स्टाफ भी हो सकता है रखना पड़े मेंटेनेंस के लिए, और आपको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी आपकी जो है वो सीमलेस होनी चाहिए, और बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो है वो होती हैं। और उसके बाद में भी जो है वो बहुत बार जो है आपसे वैलिडेशन में अगर चूक होती है तो स्लैशिंग का भी जो है वहां पे डर रहता है, यानी वहां पे दंडात्मक कार्रवाई भी होती है, आपको पेनल्टी भी जो है वहां पे लग सकती है, कमाई के साथ साथ चूक होने पे जो है वैलिडेशन के अंदर आपको पेनल्टी भी लग सकती है। तो यहाँ पे बात हम कर रहे थे कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट के साथ में और बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज के साथ में जो है वैलिडेटर बना जा सकता है किसी ब्लॉकचेन का, लेकिन हमारी ब्लॉकचेन जो है उसमें ये चीज थी कि एक तो यहाँ पे उसको बिल्कुल सिंपल कर दिया गया था, यानी कि विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज, विदाउट एनी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, विदाउट एनी बिग इन्वेस्टमेंट जो है वो आप यहाँ पे वैलिडेटर बन सकते थे। और यहाँ पे हमारी जो है वो नोड के जो है यानी फ्रैक्शनलाइजेशन का जो सिस्टम था वो भी पहली बार आया वैलिडेटर प्रोग्राम के अंदर, यानी कि किसी ब्लॉकचेन का वैलिडेटर नोड रन करने के लिए आपको एक कंप्लीट नोड ही रन करना होता है, उसका कोई टुकड़ा या फ्रैक्शन आपको रन करने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप जो है वो एक छोटी सी अमाउंट पे करके हमारे ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बन सकते हैं, और आप वैलिडेटर रिवार्ड जो है आगे आने वाले 20 साल तक यहाँ से अर्न कर सकते हैं। और जो भी आप फ्रैक्शंस यहाँ पे परचेज करते हैं वो काउंट होते हैं वीडीए के अंदर, यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर। बिल्कुल उसका बकायदा आपको जीएसटी इनवॉइस मिलती है, जिसका फ्रैक्शंस का एक बकायदा एचएसएन कोड आपको रिटर्न में उस पर मिलता है। यानी कि हमारी जो लीगल टीम है उसने भी ये एक बड़ा चैलेंज जो है उसको लिया और उसको पूरा करके दिखाया कि फ्रैक्शनलाइजेशन, और वो भी किसी ब्लॉकचेन के नोड के फ्रैक्शंस को एक लीगल अमली जामा जो है हमारी लीगल टीम जिसकी हेड है मैडम इशिता शर्मा,
फैदम लीगल जो उनकी कंपनी है, जिसको बेस्ट कॉर्पोरेट लॉ फर्म टू वॉच इन 2024 का अवार्ड भी मिल चुका है, उनके द्वारा जो है ये करके दिखाया गया कि इंडिया के अंदर पहली बार किसी ब्लॉकचेन के वैलिडेटर नोड के फ्रैक्शंस की सेलिंग लीगल वे में और INR के अंदर विद GST इनवॉइस, ये पहली बार हो रहा था। और मुझे चंदन दास जी ने जब 6 जनवरी को MST ब्लॉकचेन के बारे में जानकारियां भेजी थी, तो उसके साथ में जो सबसे क्लिक करने वाला पॉइंट था वो था कि उन्होंने उसके साथ एक GST इनवॉइस भी मुझे भेजी थी, और वही सबसे ज्यादा क्लिक मुझे चीज की थी कि इंडिया के अंदर वैलिडेटर बनने का मौका, और उसमें भी जो हम एक छोटी सी राशि इन्वॉल्व कर रहे हैं, फ्रैक्शन जो परचेज कर रहे हैं, उसका GST इनवॉइस भी हमें मिल रहा है, प्रूफ ऑफ सेल, प्रूफ ऑफ परचेज हमें जो है वो मिल रहा है। और तो ये चीज भी जो है वो पहली बार थी। बाहर की कुछ ब्लॉकचेन्स ने भी जो है वो इस तरह से वैलिडेटर बनने के मौके USDT इन्वेस्टमेंट के साथ में, लेकिन वहां पे कोई प्रूफ नहीं होता था कि आपने वैलिडेटर बनने के लिए पे किया है, किस चीज के लिए पे किया है, और बहुत बार लोग जो है ऐसी चीजों में ठगे गए हैं। तो यहाँ पे ये चीज जो है वो देखने को मिली, और उसके बाद में मैंने थोड़ा रिसर्च जो है इसके टेस्ट नेट की, इसके मेन नेट की, और भी काफी सारी चीजों की और टेक्निकल एस्पेक्ट को भी देखा। मैंने पीछे फाउंडर्स के बारे में भी जानकारी जुटाई। सब चीजों को देखने के बाद में 6 जनवरी को 4:30 बजे पहले फ्रैक्शन की खरीद करके MST ब्लॉकचेन के अंदर कदम रखा, और अब तक की जो मेरी जर्नी रही है पिछले 1 साल से ज्यादा टाइम की, बहुत ही सक्सेसफुल जर्नी, इकोनॉमिक वे में कह सकता हूँ, या जो है वो कम्युनिटी बिल्डिंग के वे में कह सकते हैं, एक रेस्पेक्ट मिलने के वे में कह सकते हैं। बहुत शानदार जर्नी अब तक की रही है, और इसके साथ साथ जो है यहीं से आने वाली अर्निंग को मैंने कुछ लर्निंग के ऊपर भी जो है वो खर्च किया, और ब्लॉकचेन तकनीक के अंदर IIT कानपुर से भी मैंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर एक सर्टिफिकेट कोर्स भी किया ब्लॉकचेन के बारे में, अपनी जानकारी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। और काफी सारी चीजें मैं आपको अपने जो एक्वायर्ड नॉलेज है उसके वजह से जो है वो शेयर कर पाता हूँ, और आप लोगों के साथ में शेयर करने का हमेशा मेरा प्रयास रहता है। तो आज जो है काफी सारी नई चीजों के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। हमारी ब्लॉकचेन जो है वो एक, मैंने बताया कि हमारे लिए, हम इसके जो भी वैलिडेटर पार्टनर हैं नहीं बने हैं अभी तक, वो भी जो है वो इस मौके को हाथ से ना जाने दें, क्योंकि बहुत जल्द बहुत बड़ी बड़ी जो चीजें यहाँ पे घटित होने वाली हैं, और ऐसे जो न्यूज होती हैं वो किसी ब्लॉकचेन को, किसी क्रिप्टो करेंसी की जो है वो कीमतें बढ़ाने में, पॉपुलैरिटी बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो उन चीजों में से जो है वो एक खुशखबरी बहुत जल्दी हमें मिलने वाली है, उसका कुछ जो है आगमन ऑलरेडी हो चुका है। आप सभी को जानकर ये बहुत खुशी होगी कि हमारा खुद का जो एक्सचेंज है, भारत कॉइन एक्सचेंज, उसका इंटरफेस, उसका होम पेज हमारे लिए जो है वो लाइव हो चुका है ऑलरेडी, और FIU का लाइसेंस मिलते ही पूरी तरीके से वर्किंग फॉर्म में जो है वो आ जाएगा। हमारे एक्सचेंज का नाम जो होने वाला है वो है भारत कॉइन एक्सचेंज, और भारत कॉइन एक्सचेंज जो है उसकी वेबसाइट भी जो है वो अब आ चुकी है, bharatcoinex.com, और आप जो है इसको जो है जाके इस इंटरफेस को जो है वो चेक भी कर सकते हैं। तो सीधा सीधा आप लिखेंगे bharatcoinex.com, ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और ये भारत कॉइन एक्सचेंज का होम पेज के ऊपर जो है मैं यहाँ पे आपको लेके आ चुका हूँ। तो ऊपर आप इसका लोगो देख रहे हैं भारत कॉइन एक्सचेंज का, और ट्रेड स्मार्टर, फास्टर, सेफर एक्सचेंज क्रिप्टो इन सेकंड्स विद भारत कॉइन एक्स। तो
हम सभी भारतीयों के लिए वैसे भी गर्व का विषय है, और हम एमएसटी से जुड़े हैं, इसलिए हमारे लिए और भी गर्व का विषय है कि हमारी ही कंपनी का जो है वो ये एक्सचेंज अब रेडी हो चुका है मार्केट में कदम रखने के लिए। पिछली मीटिंग में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एमएसटीसी नेटिव कॉइन है उसके साथ में जो है बहुत सारी खूबियां जुड़ी है, और हमारा कॉइन जो है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कॉइन होने वाला है, क्योंकि दुनिया के अंदर जितने भी करोड़ों आज तक कॉइन जो है डिफरेंट ब्लॉकचेन्स पे जो बने हैं उनमें से चंद 15-20 कॉइन ही ऐसे हैं जिनकी खुद की अपनी ब्लॉकचेन है और खुद का अपना एक्सचेंज है। इवन इथेरियम का, बिटकॉइन का भी अपना कोई एक्सचेंज नहीं है। सिर्फ बाइनेंस की जो बीएससी चेन है उनका अपना एक्सचेंज भी है, अपना कॉइन भी है। crypto.com का अपनी जो है क्रोनस नाम की ब्लॉकचेन भी है और एक्सचेंज भी है। इसी तरह से चंद नाम है, सिर्फ 10-15 हाईएस्ट 20 के करीब होंगे, और उन्हीं चंद 15-20 नामों में से हमारे एमएसटीसी कॉइन का भी नाम होने वाला है, जिनका अपना एक्सचेंज और अपनी लेयर 1 ब्लॉकचेन। तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कैटेगरी का हमारा जो है कॉइन है, और हमारी ब्लॉकचेन जो है वो ऐसी ब्लॉकचेन्स में से होने वाली है, चंद ब्लॉकचेन्स में से, 15-20 ब्लॉकचेन्स में से, जिनका खुद का एक्सचेंज भी होने वाला है। तो ये पिछली मीटिंग में सिर्फ हमने वर्बल बात की थी, आज मैं उसका इंटरफेस भी आपको जो है वो यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें अभी जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ये एक्सचेंज जो है वो एमएसटी ब्लॉकचेन का ही है। ये कैसे हम कनेक्टिविटी तय करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पे आपको जो नीचे सोशल मीडिया के जो लिंक्स नजर आ रहे हैं, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, इनके ऊपर किसी पे भी क्लिक करेंगे, जैसे मैं ट्विटर पर क्लिक कर, तो ये सीधा सीधा मुझे कहाँ पे लेके आ गया, एमएसटी ब्लॉकचेन के ट्विटर हैंडल के ऊपर मुझे लेके आ गया है। और यहाँ पे जो है वो आप और भी काफी सारी जानकारियां और भी काफी सारी चीजें हमारे सीएमओ, हमारे टेक्निकल हेड, हमारे एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य कमलेश नागावरे जी, उनकी आप जो है पॉडकास्ट, इंटरव्यू उनके भी सुन सकते हैं। बहुत सारी नई चीजें भी यहाँ पे आपको जानने का मौका मिलता है। बहुत सारे नए जो भी हमारी एक तरीके से ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स जो है वो यहीं से होती हैं। तो मैं चाहूंगा कि सर या हरीश शर्मा सर जो है वो चैट बॉक्स में भी जूम के हमारी जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनका लिंक भी जो है वो प्रोवाइड कर दे, क्योंकि ये बहुत जरूरी एक्टिविटी है हम सबके लिए कि हम अपने सोशल मीडिया चैनल्स को जो है वो यहाँ पे फॉलो करें। और ओके, एक क्वेश्चन भी आया यहाँ पे कि गवर्नमेंट जो ब्लॉकचेन यूज कर रही है वो कौन सा ब्लॉकचेन है। बिल्कुल जो है इसका भी अपन जो है इसमें इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले कि जैसे हम बात कर रहे थे कि ब्लॉकचेन जो है वो कुछ होती है पब्लिक ब्लॉकचेन, कुछ होती है प्राइवेट ब्लॉकचेन, और गवर्नमेंट अपने खुद के यूज के लिए जो है वो एक तरीके से खुद की ब्लॉकचेन जो है वो भी डेवलप करती हैं। कई बार पब्लिक ब्लॉकचेन्स का भी सहारा लेती हैं। काफी सारे जो हमने डिपार्टमेंट्स की बात की उसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट जो है खुद का ब्लॉकचेन एनवायरनमेंट इकोसिस्टम भी जो है वो डेवलप करती है। और जो इस तरह की प्राइवेट ब्लॉकचेन्स रहती हैं या गवर्नमेंट के तौर पर डेवलप होती हैं, उनका कोई नेटिव कॉइन नहीं होता, वो प्राइवेट यूज के लिए होती है और उनका खर्चा या तो प्राइवेट कंपनी खुद वहन करती है। जैसे मान लो कि रिलायंस जो है वो अपना इकोसिस्टम का डाटा सारा स्टोर करने के लिए अगर खुद की ब्लॉकचेन डेवलप करे तो वो उसको कोई उसका नेटिव कॉइन लाने की भी जरूरत नहीं है अगर प्राइवेटली यूज के लिए वो कर रही है तो। और क्योंकि उसके पीछे सर्वर्स का खर्चा जो है वो खुद से वहन कर सकते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी जो है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी
थर्ड पार्टी पब्लिक ब्लॉकचेन का भी सहारा ले सकते हैं और खुद की ब्लॉकचेन भी जो है वो गवर्नमेंट डेवलप कर सकती है। उसका खर्चा खुद से अगर वो वहन करते हैं सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो उसका कोई नेटिव कॉइन नहीं होता है। नेटिव कॉइन जो होता है वो पब्लिक ब्लॉकचेन का ही होता है। और क्योंकि पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर जो भी पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा, जो भी पीछे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, सर्वर सेटअप्स, उनका खर्चा वहन करने के लिए गैस फीस चार्ज की जाती है, वो खुद के नेटिव कॉइन के अंदर ही चार्ज की जाती है। वैसे अगर बात करें कि जैसे सुनने में आया कि जो गोवा की पुलिस का जो FIR का डाटा है वो ब्लॉकचेन पे स्टोर होता है, तो वो पॉलीगन ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो स्टोर करते हैं। तो यानी कि प्राइवेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो प्राइवेट ब्लॉकचेन का भी यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग का डाटा या CBSE का जो है ये मार्कशीट्स जो अपलोड होती हैं उनके लिए जो है वो एक तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट गवर्नमेंट ब्लॉकचेन का ही इस्तेमाल जो है वो करते हैं। खुद की उनकी ब्लॉकचेन जो है वो इकोसिस्टम खुद का ही रन करते हैं। उनका कोई पब्लिकली नाम भी रखने की विशेष कोई जरूरत नहीं होती। और पब्लिक ब्लॉकचेन जो है उनका जो है नामकरण भी कुछ ना कुछ किया जाता है और उनके कॉइन का भी नामकरण किया जाता है। तो यहाँ पे हमने जो है वो देखा कि हमारा वो भारत कॉइन एक्सचेंज जो है वो अब बिल्कुल रेडी टू लॉन्च है। सभी चीजें उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं हम जो है कि हमारी ब्लॉकचेन को एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे मैंने पिछले सेशन के अंदर बताया कि हर ब्लॉकचेन को एक्सप्लोर करने के लिए उसका एक्सप्लोरर वेबसाइट भी होती है। हमारे यहाँ पे दो प्रमुख वेबसाइट है। एक तो हमारी जो है वो प्रोजेक्ट वेबसाइट जिसको कहते हैं वो है mstblockchain.com और जिसका इंटरफेस जो है वो आप यहाँ पे देख पाते हैं हमारे mstblockchain.com जिसका URL है। और ये हमारी प्रोजेक्ट वेबसाइट है जिसपे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। हमारी प्रोजेक्ट वेबसाइट के ऊपर भी जो है भारत कॉइन एक्सचेंज का जो जिक्र है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी जो है मिल जाएगा। सेंट्रलाइज एक्सचेंज भारत कॉइन ट्रेड डिजिटल एसेट्स सीमलेसली, तो यहाँ पे भी जो आपको भारत कॉइन एक्सचेंज का जो है वो जिक्र यहाँ पे उसके ऊपर भी उन सभी चीजों को जो है आप जो है वो सीनियर से, अपलाइन से और AI से और हमारी खुद की भी डेडिकेटेड AI टूल जो है वो यहाँ पे अब तो बन चुका है जिसका नाम है buddy.mstblockchain.com। URL हमारा खुद का भी जो है वो आ चुका है। सेकंड जो हमारी एक्सप्लोरर वेबसाइट है जिसके ऊपर हम सारी ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं, उसमें भी एक हमारी है testnet.mstscan.com। यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेन नेट के ऊपर ब्लॉकचेन के अंदर मेन नेट पे डिप्लॉय करने से पहले उसकी जो टेस्टिंग की जाती है वो की जाती है टेस्टनेट के ऊपर। तो वो टेस्टनेट हम कहां से देख पाते हैं? testnet.mstscan.com। जैसे हम जो है एक्सप्लोरर वेबसाइट पे आते हैं हमारी mstblockchain.com के ऊपर, तो वैसे ही जो है वो सीधा सीधा अगर आप जो है वो testnet.mstscan.com लिखेंगे तो आप जो है वो सीधे सीधे हमारे टेस्टनेट के ऊपर भी चले जाएंगे। यहाँ पे मैं अभी मेन नेट के ऊपर हूँ mstscan.com के, और यहाँ पे जो इसका होम पेज आपको नजर आ रहा है इसमें कई सारी इंफॉर्मेशन आपको होम पेज पे नजर आती है। जैसे टोटल ट्रांजेक्शंस जो है वो कितनी हो चुकी है, टोटल ब्लॉक्स कितने बन चुके हैं। 3 सेकंड में हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर एक ब्लॉक बनता है। टोटल एड्रेसेस कितने हो चुके हैं? 1,56,377।
रजिस्ट्रेशन हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर जो है केवाईसी रजिस्ट्रेशन जो है वो इससे कहीं ज्यादा हो चुके हैं हमारे पोर्टल के ऊपर। इतने एड्रेसेस भी क्रिएट हो चुके हैं और डेली ट्रांजैक्शन जो है वो 6000 से बढ़ के 7000 के करीब करीब जो है वो ट्रांजैक्शन अब जो है वो पहुंचने लगी है। टोटल से ज्यादा जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अभी तक अपलोड किए जा चुके हैं, यानी टेस्ट की फेज में बहुत जल्दी जो है वो मेन नेट के ऊपर भी आने वाले हैं। यहाँ पे आपको जो है वो टोटल एड्रेसेस नजर आ रहे हैं 1,56,377 और एक आपको जो है यहाँ पे फिगर जो नजर आ रहा है इसके साथ साथ ये तो है टोटल एड्रेसेस जो क्रिएट हुए। टोटल अकाउंट्स 21,605। ये क्या चीज है? ये वो एड्रेसेस हैं जिन्होंने कोई छोटी सी ट्रांजैक्शन भी की हो, यानी कि एक दूसरे को किसी ने अपने वैलेट एड्रेस से किसी दूसरे को कुछ कॉइन जो है ट्रांसफर किए हो, यानी कि सिर्फ हमें जो है एमएसटी ब्लॉकचेन से जो कॉइन विड्रॉ करते हैं वो नहीं, जो हमने पर्सनली एक दूसरे को कुछ ट्रांसफर किए हो, ऐसे कितने अकाउंट्स हैं, एक तरीके से वो एक्टिव अकाउंट्स हम कह सकते हैं, वो है 21,605। यहाँ पे जो है नंबर ऑफ ईओए दैट सेंट एटलीस्ट वन ट्रांजैक्शन, जिन्होंने एक सिंगल ट्रांजैक्शन भी की हो वैसे ईओए है। ये ईओए किस चिड़िया का नाम होता है? एक्सटर्नली